हेलो, वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा, आप लोगों का परचम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आ गए थे। उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद फूड स्ट्राइक जैसे कुछ नेशनल मूवमेंट कंडक्ट किए, जिसके कारण उन्हें महात्मा का टाइटल भी दिया गया। फिर उन्होंने हमारे भारत का सबसे बड़ा मास मूवमेंट, जिसको हम असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें डिसाइड किया गया कि ब्रिटिशर्स को हर एक चीज़ में हमें मदद करने से मना करना है, उनको हमें हेल्प नहीं करनी है, सहयोग नहीं देना है। लेकिन आपको पता है कि चोरी चोरा कांड हो गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हो गया था, जिसके बाद महात्मा गांधी को एज अ गिफ्ट क्या मिला? 6 साल की सजा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि महात्मा गांधी को 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया, तो क्या हमारे नेशनल मूवमेंट उस समय के लिए रुक गए हैं? क्या हमारे भारत के अंदर कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं हो रही हैं? अब भारत की स्थिति क्या है 1922 के बाद, जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है? तो आइए हम वो सारी बातें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन होंगे स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन, उनके एजेंडा, उनके अचीवमेंट्स। इसके बाद हम बात करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको आप एचआरए के नाम से जानते हैं, उनके अचीवमेंट देखेंगे। हम काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में समझेंगे हम, और साइमन कमीशन के बारे में जानेंगे। ये आज हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में क्या है? लास्ट में है क्विज, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रही बात पीडीएफ की, तो आपको परचम की वेबसाइट पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लिंक को शेयर कर देंगे। और अगर पहली बार आ रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और बेल आइकन पे हिट करोगे तो अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप अभी तक जितना भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस किया आप वहाँ से देखिएगा। तो आइए हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो गांधी जी जेल में है। अब गांधी जी जेल पे हैं और उन्होंने कहा था कि देखो, हम कोई भी हिंसा नहीं चाहते। आपने पुलिस स्टेशन को जला दिया, 22 जो पुलिसकर्मी थे वो मारे गए। हम हिंसा नहीं चाहते, हम कोई भी मूवमेंट करेंगे तो अहिंसात्मक तरीके से करेंगे। ठीक है, ऐसा गांधी जी का विचार था। तो गांधी जी ने कहा कि हम इस मूवमेंट को खत्म करते हैं। जब गांधी जी ने कहा कि हम इस मूवमेंट को खत्म करते हैं, तो सभी जगह एकदम निराशा हो गई कि यार, ऐसे कैसे आप किसी मूवमेंट को अचानक से खत्म कर सकते हो? इतना बड़ा मास मूवमेंट, वर्कर्स है इसमें, फार्मर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग शामिल हैं, आप इस मूवमेंट को ऐसे मना नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर थे वो गांधी जी के समर्थन में नहीं थे, वो लोग इस मूवमेंट को कंटिन्यू करना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक नई पार्टी बनाने की प्लान की, जिसको हम स्वराज पार्टी या फिर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मेशन कब होता है? 1 जनवरी 1923 को होता है। कौन करता है? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं। तो आपको एजेंडा समझ में आया होगा क्यों इन्होंने अपनी पार्टी बनाने का सोचा। अब देखिएगा ये लोग क्या कहते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का कहना है कि ठीक है, महात्मा गांधी का मूवमेंट ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से बदला नहीं ले सकते, इस तरीके से अपनी बातों को ब्रिटिशर्स से नहीं मनवा सकते। हमको ब्रिटिशर्स की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो हमारी विधानसभा है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जीत कर हमें विधानसभा में जाना चाहिए, और विधानसभा में जो भी बिल पास होते हैं, विधानसभा में जो भी एक्टिविटी होती है, उनको अपोज करना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे हम, डेडलॉक की कंडीशन पैदा करेंगे। उनका कोई भी, अगर वो इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, कोई बिल पास करना चाहते हैं, तो हम विधानसभा में रहकर हम उनके अंदर जाकर उनको अपोज करेंगे। ऐसा सोचना था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का। लेकिन अब पार्टी, कांग्रेस पार्टी काफी बड़ी है, काफी सारे लीडर्स हैं, तो कुछ लोगों का कहना था नहीं नहीं, हमको पॉलिटिकल पार्टीज में जाने की जरूरत नहीं, हमको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं। जैसा गांधी जी ने कहा है, चीजों को बायकॉट करना, हम बाहर से ही करेंगे। दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं नहीं, हमें थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए, हमें पार्टी के अंदर जाना चाहिए और पार्टी के अंदर जाके फिर चीजों को अपोज करना चाहिए। इस तरीके से कांग्रेस जो है वो दो गुट में आपको दिखाई देगी, दो पार्ट्स में। क्या यहाँ पर कांग्रेस का स्प्लिट हो जाएगा? ये दिमाग में आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आंसर है नो। गांधी जी की सूझबूझ से इस तरीके से कोई भी स्प्लिट देखने को नहीं मिला। अभी हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, एक को नो चेंजर कहा जाता है, दूसरे को प्रो चेंजर कहा जाता है। नो चेंज, जो कोई भी चेंज नहीं चाहते थे, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरी तरफ प्रो चेंजर्स लीडर है, जैसे कि
चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, श्रीनिवासन अय्यर हो गए, ये लोग चेंज चाहते थे, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज बनाना चाहते थे, इलेक्शन लड़ना चाहते थे। तो इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है ना। तो 1922 में जो गया सेशन होता है कांग्रेस का, मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि हर साल दिसंबर के महीने में कांग्रेस के सेशन होते हैं। तो 1922 में जो दिसंबर के महीने में कांग्रेस का सेशन होता है वो गया में होता है, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? सीआर दास है। और सीआर दास ये प्रपोजल रखते हैं कि हमको एंट्री लेनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन उनके प्रपोजल को मना कर देते हैं। इसी के बाद स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया जाता है। और स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सीआर दास होते हैं और सेक्रेटरी जो है वो मोतीलाल नेहरू होते हैं। ठीक है। अगर हम एम्स की बात करें स्वराज पार्टी की, तो इनका कुछ उद्देश्य थे। पहला तो इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना है और डेडलॉक की कंडीशन पैदा करनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी काम में सहयोग नहीं करना है। दूसरी बात इनका था अटेंडिंग डोमिनो स्टेट, भारत को एक सेल्फ गवर्नेंस मतलब स्वशासन, भारत के अधिकारों को सुनिश्चित करना, भारत के लोगों के राइट्स उनको दिलवाने और डोमिनो स्टेट का दर्जा भारत को दिलवाना, ये उनका उद्देश्य था। साथ ही साथ स्टेबलाइजिंग कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी, जो ऊंचे पद है। देखो होता क्या था कि ब्रिटिशर्स को ही ऊंचे पदों पे रखा जाता था, जो क्लर्क लेवल के काम होते थे वो इंडियंस को दिए जाते थे, तो ऊंचे लेवल्स पे सचिव के पद पर भी भारत के लोगों को पहुंचाना, एग्रीकल्चर्स के जो फार्मर्स है, एग्रीकल्चर फील्ड लेबर के लिए संगठन बनाना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, कंट्रोल करना लोकल बॉडीज, जो हमारी लोकल बॉडीज होती है, नगर पालिका, नगर निगम, म्यूनसिपालिटीज, उन सबको कंट्रोल करना। ठीक है। इसके अलावा अब भारत में तो हम मूवमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं, हमको परमिशन चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के भी। हम भारत के बाहर भी अपने संगठन बनाना चाहते हैं जो भारत के बाहर से हमको सपोर्ट करें। तो देश के बाहर प्रचार करने की बात करते हैं, ट्रेड को प्रमोट करने, घरेलू जो उद्योग है, जो चरखा उद्योग है, खादी उद्योग है, हमारी घरेलू जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, लघु उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर है भारत के, उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बातें की गई। अब गांधी जी सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा गांधी जी जेल में है, कितने साल की सजा है? 6 साल की सजा है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि इलनेस के कारण, बीमारी के कारण 2 साल में ही इनको जेल से छोड़ दिया जाता है, मतलब 1924 में गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। और गांधी जी को जैसे पता चलता है यार कांग्रेस तो स्प्लिट हो रही है, एक तरीके से 2 गुट बन चुके हैं, प्रो चेंजर नो चेंजर, इनको मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा आंदोलन आपको करना है और बड़ी पार्टी अगर डिवाइड हो जाती है तो वो आंदोलन या मूवमेंट बहुत स्लो डाउन हो जाता है और ब्रिटिशर्स को मौका मिल जाएगा उस आंदोलन को दबाने का, मतलब हम सक्सेसफुल मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उस पार्टी को एक साथ लेकर चलना है। तो यहाँ पर 1924 में 1924 में गांधी जी मुलाकात करते हैं सीआर दास से और मोतीलाल नेहरू से। इसको गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पैक्ट मतलब बातचीत के लिए मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और गांधी जी मिल रहे हैं। इसको गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है 1924 में। उसमें गांधी जी सीआर दास से बात करते हैं कि ठीक है आप स्वराज पार्टी बनाए, ओके, आपको इलेक्शन लड़ना है, ठीक है आप इलेक्शन लड़िए, आप सीट जीतिए, आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाइए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से, है ना, आप अलग से रिप्रेजेंट मत करो, कांग्रेस की तरफ से ही आप पार्टिसिपेट करो, कांग्रेस की तरफ से ही अपनी बातों को रखो, आपको जो भी डेडलॉक पैदा करना है, सहयोग नहीं करना है, तो आप कांग्रेस के नाम से ही करो, जिससे लोगों को लगे कि कांग्रेस पार्टी एक ही है, ऐसा डिवीजन जैसा कुछ ना हो। तो सीआर दास मान जाते हैं। तो ये अनाउंसमेंट फिर गांधी जी कर देते हैं। कहां पर करते हैं? तो कांग्रेस का जब सेशन 1924 में बेलग्राम में होता है तो गांधी जी इस बात को अनाउंस भी कर देते हैं। अच्छा, इतने सारे सेशन कांग्रेस के हुए, लेकिन केवल और केवल एकमात्र सेशन है 1924 का बेलग्राम सेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष थे। इसके अलावा कोई भी सेशन में गांधी जी अध्यक्ष नहीं थे, केवल एकमात्र सेशन है 1924 का बेलग्राम सेशन जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। और याद रखेंगे जो बाल गंगाधर तिलक है जिनकी डेथ 1920 में हो गई थी, वो कभी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं। बात क्लियर है? तो यहां पर अब देखिए क्या होता है। तो स्वराज पार्टी बन जाती है गांधी जी की मदद से, दोनों प्रो चेंजर और नो चेंजर साथ हो जाते हैं और उनकी बातों को मान लिया जाता है। अब इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव के इलेक्शन होते हैं और स्वराज पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उनको भारी जीत मिलती है। 104 सीट्स स्वराज पार्टी को 42 सीट्स उसमें से मिल जाती है 1923 में। एक बहुत बड़ी जीत होती है ये बहुत बड़ी क्या है, जीत है। और ये लोग पार्टी के अंदर जाके अब गवर्नमेंट के प्रोग्राम में हडल्स बनते हैं, डेडलॉक की कंडीशन क्रिएट करते हैं और हर एक चीज का बायकॉट करना शुरू करते हैं पार्टी के अंदर जाकर। इनफैक्ट इनको इतना अचीवमेंट मिल जाता है कि 1925 में, जैसे कि हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं जैसे कि ओम बिरला है,
वैसे ही स्वराज पार्टी के व्यक्ति हैं, उनका नाम है बिट्टल भाई पटेल। तो बिट्टल भाई पटेल को स्पीकर भी बनाया जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का 1925 में। ये भी एक स्वराज पार्टी के अचीवमेंट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा ट्रेड डिस्प्यूट बिल हो गया या सेफ्टी बिल हो गया, इनको भी ये बाइकआउट करने और इनका भी अपोज करने का काम करते हैं। अच्छा देखिएगा, 1919 की अगर हम बात करें तो 1919 में एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके पहले एक एक्ट आया था 1909 में जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता था। ये नाम कुछ ऐसा नहीं है, मार्ले मिंटो मतलब मिंटो भारत के गवर्नर है और मार्ले कौन है, भारत के सेक्रेटरी है जो लंदन में बैठे हैं। ऐसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का क्या मतलब हुआ, चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर है और जो मॉन्टेग्यू है वो सेक्रेटरी है जो कि लंदन में बैठे हैं, इसलिए ऐसे एक्ट के नाम रखे जाते हैं। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आया था, इसमें मुस्लिम को सेपरेट इलेक्शन की बात की गई थी। लेकिन जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, उसमें इस बात को मतलब सेपरेट इलेक्शन की जो डिमांड होती है उसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। मतलब दूसरी कम्युनिटी, दूसरी माइनॉरिटी, सिख वगैरह को भी यहाँ पर सेपरेट इलेक्शन में शामिल किया जाता है। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड शुरुआत होती है उसमें डायरकी सिस्टम मतलब द्वैध शासन की शुरुआत होती है। यहाँ पर अलग अलग लिस्ट बनाई जाती है, एक ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट होते हैं, एक रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं और जो अवशिष्ट सूची होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उसकी सारी शक्तियां गवर्नर के पास होती हैं। ठीक है, भारत के कानून बनाने की बात यहाँ पे काफी लंबे समय से चल रही थी। हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटिशर्स का साथ इस उद्देश्य से दिया था कि आगे जाके ये भारत के लिए काम करेंगे, भारत के लोगों को उनके अधिकार देंगे, और इसलिए हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था 1919 के एक्ट के। तो बिल्कुल 1919 का जो एक्ट आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये भारत की जो डिजायर्स होती हैं उनको फुलफिल नहीं करता। हम जिस तरीके से भारत में स्वशासन या डोमिनो स्टेट की बात कर रहे थे या भारत में हम अधिकारों की बात कर रहे थे, तो इस एक्ट ने वो सारी चीजों को फुलफिल नहीं किया। इसलिए भी स्वराज पार्टी के लोगों ने कहा कि आप इस 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को चेक करने के लिए एक कमेटी बनाइए और जरूरत पड़े तो इसमें रिफॉर्म कीजिए। तो स्वराज पार्टी के कहने पर यहाँ पर एक कमेटी का गठन भी किया गया था जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को सुधार करे। देखिए तो काफी सारे अचीवमेंट हो रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक क्या होता है 1925 में जो फाउंडर मेंबर है स्वराज पार्टी के CR दास, उनका निधन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। और जब कोई बहुत पार्टी हो जो अभी अभी आई है और उसका लीडर की डेथ हो जाती है तो पार्टी एक तरीके से डिवाइड हो जाती है, उसका अस्तित्व कम हो जाता है, उसकी पावर कम हो जाती है। तो बिल्कुल वैसा ही होता है, आगे ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और 1926 में हम अच्छा परफॉर्म ना करने के कारण आगे के इलेक्शंस हार भी जाते हैं। अभी जो CR दास थे, इनका जो गढ़ था, इनका जो सेंटर था, पॉलिटिकल सेंटर, वो बंगाल था। बंगाल भी धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा है, वहां पर भी इनका सपोर्ट कम होते जा रहा है और फिर फाइनली 1935 में स्वराज पार्टी को मर्ज कर दिया गया कांग्रेस में। ठीक है, चलो एक पार्टी तो ये चल रही थी, गांधी जी जब जेल में थे तभी बनी थी ये। दूसरी पार्टी देखते हैं। दूसरी पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA 1924। इंटरेस्टिंग पार्टी, इंटरेस्टिंग केस, सुनिएगा। देखिएगा, यूथ जो होते हैं बहुत गर्म खून होता है, बहुत एग्रेसिव होते हैं। वो अहिंसा वहिंसा पे बिलीव नहीं करते कि एक ने मारा थप्पड़ तो दूसरा गाल आगे कर दो, नहीं। जो यूथ होते हैं, अगर किसी ने एक थप्पड़ मारा तो उसको एकदम धुनारा कर देंगे, है ना, उसकी कुटाई कर देंगे, एकदम ऐसा ही होता है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर जो ये संगठन है HRA, ये यूथ लोगों का है, तो ये बहुत एग्रेसिव होंगे। रिवॉश ये जो है आपके क्रांतिकारी गतिविधियां, मूवमेंट करेंगे, मतलब हिंसा करेंगे, दंगे करेंगे, बैंक्स को लूटेंगे या फिर आप कह सकते हो डकैती करेंगे, रॉबरी करेंगे, अधिकारियों को मारेंगे, ब्रिटिश एम्प्लॉयज को मारेंगे, इस तरीके से हिंसात्मक गतिविधियां करते हैं। तो यहाँ पर डिसाइड क्या होता है 1924 में, सुनिएगा, कानपुर में 1924 में कानपुर में डिसाइड होता है कि जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उन सबके लीडर्स को हम बुलाते हैं, जिसको हम सर्वदलीय सम्मेलन भी कह सकते हैं। अब सारे पॉलिटिकल लीडर, सारे यूथ लीडर्स को यहाँ पर इनवाइट किया गया है, कहाँ पे, कानपुर में। अब कानपुर में क्या बातें हो रही हैं कि गांधी जी ठीक है, अपनी जगह सही है, अच्छे मूवमेंट किए, सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन गांधी जी की विचारधारा के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो कहते हैं अहिंसा मत करो, और अहिंसा ना करने पे अंग्रेजों के दिमाग में, उनके कानों में तो हवा ही नहीं पहुंचती है। हमको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा, हमको हिंसा पे ध्यान देना चाहिए, हमें जुलूस निकालना चाहिए,
हमें डकैती करना चाहिए, रॉबरी करना चाहिए, ब्रिटिश एम्प्लॉयमेंट कोई अगर गड़बड़ी करे तो उसको गोली से मार दो, ऐसा वाला सोचना था किसका, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का 1924 में। तो बिल्कुल इसका फॉर्मेशन हो जाता है 1924 में ईस्ट बंगाल में, जिसमें बड़े बड़े लीडर जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नरेंद्र मोहन सिंह, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र नाथ सन्याल, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ये सभी लोग इस पार्टी को फॉर्म करते हैं। और इनका एजेंडा या उद्देश्य क्या है, फेडरेटेड रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, ये उनका उद्देश्य है। ठीक है, तो चलो अब इसकी स्थापना इन लोगों ने कर ली है, इनके टैक्टिक्स आपको क्लियर है, ये हिंसा पे जोर देंगे, अहिंसावादी नहीं है ये। अब हम बात करते हैं अगला, अब हुआ क्या, देखिएगा, अब इन्होंने क्या सोचा कि अब कोई भी संगठन चलाना है, कोई भी संगठन चलाना है तो उसके लिए फंड की ज़रूरत होगी, उसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी। अब पैसे कहाँ से आएंगे, हमें रॉबरी करनी पड़ेगी, हमें डकैती करनी पड़ेगी। तो ये जो एचआरए के मेंबर थे, एचआरए के मेंबर ने एक कांड कर दिया जिसको हम काकोरी कॉन्स्पिरेसी या काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। काकोरी एक जगह है जो उत्तर प्रदेश में है, और ये जो कांड हुआ था ये 9 अगस्त को, मतलब अभी कुछ समय पहले ही ये हमने सेलिब्रेट भी किया, 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था काकोरी स्टेशन पे, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। तो एक ट्रेन थी 8 डाउन ट्रेन, जो कि लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी, और रास्ते में काकोरी नाम की जगह पर इस ट्रेन को रोक दिया और यहाँ से इसकी रॉबरी की, यहाँ से जो पैसे थे, जो फंड जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसके रोक के इसकी रॉबरी की थी। किसने की थी, एचआरए के द्वारा की गई थी। कौन कौन इसमें शामिल थे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहेरी, ऐसे बड़े बड़े लीडर इसमें शामिल थे। अगर मास्टरमाइंड किसी एक को बनाना होगा तो हम मास्टरमाइंड किसको बनाएंगे, हम मास्टरमाइंड बनाएंगे राजेंद्र नाथ लहेरी को, यही काकोरी कांड के मास्टरमाइंड थे। तो देखो ये इंसिडेंट कब होता है, 9 अगस्त 1925 को होता है। 8 डाउन ट्रेन थी जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, और 8,000 रुपए इन लोगों ने लूटे थे, और एक पर्सन को भी मार दिया गया था जो ट्रेन में था, मतलब सुरक्षाकर्मी जो आप कह सकते हैं, ब्रिटिश का व्यक्ति था। अब जब ये हुआ तो इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद भागने में सक्सेसफुल रहे। तो चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग गए, लेकिन बाकी जो लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खान जी, रोशन सिंह और राजेंद्र लहेरी जी, इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और फिर अलग अलग जगहों पे इनको फांसी दे दी गई। तो ये सब हमारे काकोरी कांड के शहीद माने जाते हैं। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। और चंद्रशेखर आजाद भी भागने में सक्सेसफुल हो गए। अब उसी के बीच में, ये सब तो घटना चल रही थी एचआरए की, उसी के बीच में साइमन कमीशन भारत आ गया। अब ये क्यों आया, किसने बुलाया, कि हमने बुलाया था? चलो देख लेते हैं साइमन कमीशन क्यों भारत आ गया, तो देख लेते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि 1919 में एक रिफॉर्म आया था, एक एक्ट आया था जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। अब इसमें 1919 के एक्ट में कहा गया था कि हम 10 साल बाद एक कमीशन बनाएंगे, और वो कमीशन भारत आएगा, भारत आके वो चेक करेगा कि ये रिफॉर्म सही है या नहीं, भारत में जो भी कमियां रह जाएंगी इस रिफॉर्म में, हम आगे इसमें डिस्कशन करेंगे। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो एक्ट था, उसकी कमियों को या उसके लिए, उसकी जांच करने के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन कब बनता है, तो 1927 में साइमन कमीशन बनता है। लेकिन भारत कब आता है, तो भारत ये 1928 में आता है। तो अंतर है, साइमन कमीशन का फॉर्मेशन 1927 में होता है और भारत कब आता है, 1928 में आता है। साइमन कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो जॉन साइमन होते हैं, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ता है। इसमें टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। इसमें कितने मेंबर होते हैं साइमन कमीशन में, टोटल 7 मेंबर होते हैं, और उनमें से एक व्यक्ति लेबर पार्टी का क्लीमेंट एटली है, और ये व्यक्ति जो है आगे जाके सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, स्वशासन के लिए भारत को सपोर्ट भी करता है। अब ये 7 मेंबर है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, इस सातों के सातों गोरे हैं। गोरे हैं मतलब ब्रिटिशर्स है। अब भारत के लिए आपने कानून बनाया, अब भारत में उसे अप्लाई किया, भारत में सही है या नहीं, क्या कमियां हैं, आपको जांच करनी है। आपने कमेटी बना ली, कम से कम एक आध इंडियन तो ले लो। इसमें एक भी इंडियन शामिल नहीं था, एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इस सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे। इसलिए भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, साइमन कमीशन का अपोज किया। बात क्लियर है। इसलिए जब साइमन कमीशन भारत आता है तो लोग अलग अलग जगहों पे दंगे करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, और लोग लाहौर जैसी जगहों पे जहाँ पे मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, वहाँ पे उन्हें ब्लैक झंडे दिखाए जाते हैं, ब्लैक फ्लैग दिखाए जाते हैं, वंदे मातरम का नारा लगाया जाता है, और साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं।
ठीक है। अब इस साइमन कमीशन को बायकॉट करने की बात कहाँ पर हुई? तो साइमन कमीशन की बायकॉट करने की बात जो है वो कांग्रेस के सेशन में हुई। कांग्रेस का जो 1927 का सेशन चल रहा था मद्रास में, तो सेशन जो 1927 का मद्रास सेशन था उसमें डिसाइड किया गया इसमें एक भी भारतीय नहीं है, ये कमीशन भारत आने वाला है, हम इसे बॉयकॉट करेंगे। हर कहीं हर कहीं हर कहीं, और कोई भी व्यक्ति इसको सपोर्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट मुस्लिम लीग में भी जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने भी साइमन कमीशन को बायकॉट किया, विरोध किया। लेकिन केवल एक ही पार्टी आप देखेंगे, मोहम्मद सफ़ी, ये सब इन्होंने साइमन कमीशन को जो था वो सपोर्ट किया, और जस्टिस पार्टी जो कि साउथ इंडिया की है इन्होंने भी सपोर्ट किया। बाकी सभी पार्टीज ने इस बात को अपोज किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। अब जब लोग आक्रोश हो जाते हैं, जैसे कि आज भी अगर हम कोई मूवमेंट करते हैं, धरना बैठते हैं और बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, तो पुलिस वाले क्या करते हैं? लाठी चार्ज करते हैं। ठीक है ना, ऐसा ही होता है। तो उस समय भी लाठी चार्ज हुआ, उस समय भी क्या हुआ? लाठी चार्ज करवा दिया गया। लाठी चार्ज बिल्कुल देखा भी नहीं गया कि कौन लीडर है, चाहे वो बड़ा से बड़ा लीडर मोतीलाल नेहरू हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सभी पे लाठी चार्ज कर दिया। अब जब लाठी चार्ज कर दिया गया तो लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिनको लायन ऑफ पंजाब मतलब पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठी चार्ज में इनको सर पे लाठी लग गई और इनकी डेथ हो जाती है। जनता तो बहुत नाराज हो जाएगी, भाई हमारा इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर जिनका निधन हो गया है, जिनकी डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ लाठी चार्ज, तो लोग बहुत गुस्से में हैं। अब चंद्रशेखर आजाद, वही चंद्रशेखर आजाद आज एचआरए वाले भाग गए थे। अब वो सोच रहे हैं नहीं भाई, जिन्होंने लाठी चार्ज करवाया है सांडस, उसको तो हम मारेंगे, उसको तो हम क्या करेंगे? मारेंगे। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए अब चंद्रशेखर आजाद वापस से एक्टिव होंगे, अभी हम वो देखते हैं। अच्छा, लाला लाजपत राय जी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था, मेरे सिर पे पड़ी एक एक चोट, क्योंकि उन पे सिर पे लाठी मारी थी इसलिए उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे सिर पे पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। और बिल्कुल सांडस फिर मारा जाता है। चलो देख लेते हैं। तो अब चंद्रशेखर आजाद क्या करते हैं, जो बचे हुए, क्योंकि कुछ लोगों को तो फांसी दे दी थी काकोरी कॉन्स्पिरेसी में, बचे हुए जो यूथ थे, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, बाकी सभी, बटुकेश्वर दत्त, उन सभी लोगों को इकट्ठा करके चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा एक नया पार्टी बनाया गया। एचआरए का नाम बदल दिया गया। बेसिकली एचआरए का नाम बदल के कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब HSRA कर दिया गया। ठीक है, इनका एक ही एजेंडा था, सांडस को मारना, लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेना, ये उनका उद्देश्य था। ठीक है, अब ये पार्टी कहाँ बनती है? तो 1928 में बनती है। ये कहाँ पे बनती है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, नई दिल्ली। ये वही फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है जिसका नाम अभी रिसेंटली बदल के अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया है। तो 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे फ्रेम होते हैं। पहला क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम किसने बनवाया था? तो MBT ने, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। दूसरा क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में है, और यहीं पर आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और तीसरा, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल के क्या कर दिया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया है। तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे लीडर ने मिलकर इसको बनाया, और इनका उद्देश्य था सांडस की हत्या करना। तो बिल्कुल क्या करते हैं लोग, देखिए 17 दिसंबर 1928 में सांडस को गोली मार के उड़ा देते हैं। गोली मार के सांडस की हत्या कर देते हैं। कौन? ये 3 लोग जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु। ठीक है, हत्या कर दी। अब दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ ये होता है कि जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल है और सेफ्टी बिल है, उस पर डिस्कशन पार्लियामेंट में चल रहा है। उस पर डिस्कशन कहाँ हो रहा है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हो रहा है। तो अब ये लोग तो उस बिल का अपोज करते हैं, और ब्रिटिशर्स, इन लोगों को लगता है कि ब्रिटिशर्स बहरे हैं, उन तक आवाज पहुंचाना बहुत जरूरत है। तो होता क्या है, यहाँ पर एक और कांड लोग करते हैं 1928 में। द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज बॉम्ब्ड, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब गिरा देते हैं। कौन? बटुकेश्वर दत्त जी और भगत सिंह जी। तो बटुकेश्वर दत्त जी और भगत सिंह जी सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब गिरा देते हैं। उनका उद्देश्य यहाँ पे किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, किसी को मारना नहीं है। उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि जो ब्रिटिशर्स है वो डेफ है, वो सुन नहीं सकते, उन्हें हम अपनी बात सुनाना चाहते हैं कि हम इस बिल का अपोज करते हैं। फिर पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती है, और अरेस्ट जब करते हैं तो एक स्लोगन देते हैं, ये इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे ये लोग लगाते हैं।
तो अब देखो बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों कर लिया गया है? बॉम्ब के लिए। फिर वहाँ पर राजगुरु, सुखदेव, उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। क्यों अरेस्ट किया गया है? काकोरी कांड के लिए, सॉरी, किस लिए अरेस्ट किया गया है? सांडस की हत्या करने के लिए। लेकिन अभी भी चंद्रशेखर आजाद जी भाग गए। चंद्रशेखर आजाद जी को ब्रिटिशर्स अरेस्ट नहीं कर पाए। तो फिर ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को 23 मार्च, जिस दिन हम शहीद दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा दे दी जाती है। अब चंद्रशेखर आजाद जी कहाँ है? तो खबर मिलती है ब्रिटिशर्स को कि चंद्रशेखर आजाद जी इलाहाबाद में हैं। तो इलाहाबाद में एक पुलिस मुठभेड़ होती है। पुलिस शूटआउट में चंद्रशेखर आजाद जी भी 1931 में 27 फेब 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मारे जाते हैं। और अब इस पार्टी का कोई भी इंपॉर्टेंट या बड़ा लीडर नहीं बचता है, कोई लीडरशिप नहीं बचती है, तो ये पार्टी खत्म हो जाती है। बात क्लियर हुई? कहानी कैसे शुरू हुई थी? काकोरी कांड हुआ, गांधी जी जेल गए। जब वो जेल में गए तो उसके बाद स्वराज पार्टी बनी। स्वराज पार्टी के पैरेलल में ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना। इन लोगों ने काकोरी कॉन्स्पिरेसी कर दी, असेंबली पे बॉम्ब गिरा दिया, सांडस को मार डाला। और उसी बीच में साइमन कमीशन भी आया था जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। और फिर फाइनली 1931 में चंद्रशेखर आजाद जी की भी डेथ हो जाती है। तो ये पार्टी भी खत्म हो जाती है और 1935 में स्वराज पार्टी का भी मर्ज कांग्रेस में हो जाता है। बात क्लियर है? अब नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ना है? क्विज स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफ कर दूं आपको कि नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि जो साइमन कमीशन आया था उसकी रिपोर्ट जो कि 1930 में आती है। देखो, साइमन कमीशन 1927 में बनता है, 1928 में भारत आता है और अपनी रिपोर्ट 1930 में देता है। उसकी रिपोर्ट की क्या बातें थी, भारत के लोगों ने उसकी रिपोर्ट को क्यों नहीं माना, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि साइमन कमीशन की जब बातों को नहीं माना गया तभी तो डिसाइड किया गया कि हम गोलमेज सम्मेलन मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में और दांडी मार्च के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है किस तरीके से पढ़ना है? तो आइए हम देख लेते हैं आज का क्विज, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पहला क्वेश्चन है, विजिटरी ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ साइमन कमीशन विजिट वाज। जब साइमन कमीशन भारत आता है उस समय भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हॉर्डिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच सेशन ऑफ द कांग्रेस इन दिसंबर 1927 a resolution was passed which advocated the boycott of the Simon Commission at every stage and in every form। दिसंबर में जो कांग्रेस का 1927 का सेशन होता है उसमें एक रिजोल्यूशन पास होता है साइमन कमीशन के बहिष्कार का। तो ये सेशन कहाँ पर होता है? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या फिर लाहौर में? इसका आंसर आप दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द अपोजिशन वॉज लेड बाय ब्लैंक हु हैड प्रेजेंटेड अ रिजोल्यूशन अगेंस्ट द कमीशन इन द असेंबली ऑफ पंजाब इन फेब 1928। 1928 में जो रिजोल्यूशन पास हुआ था साइमन कमीशन के खिलाफ, पंजाब में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय, CR दास, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? लास्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन वॉज पब्लिश्ड इन। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब पब्लिश की या कब दी? 1928, 31, 30 या फिर 29? जो भी आपका आंसर है कमेंट में बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के आंसर का। अब आपको सारी बातें समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब आपको परचम के एप्लीकेशन पे जाके आज की क्लास से रिलेटेड जो क्विज है वो भी वहां पर आप दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए, कहानियां सुनने के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखेंगे। बाय बाय।